हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है ऐसा कुछ सिस्टम के बारे में बात करेंगे और उस सिस्टम का एनालिसिस करेंगे। वो सिस्टम किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, वो सब भी निकालेंगे। और हम लोग इसके चलते ये भी सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सभी को पता है सिंपल पेंडुलम कैसे फॉर्म होता है। एक स्ट्रिंग रहता है और उसमें एक मास लगा हुआ रहता है, एक बॉब लगा हुआ रहता है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशंस, ये मीन पोजीशन है, यहाँ से अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं तो वो क्या होता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता रहता है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि ऑसिलेशन जो हो रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं, और अगर है तो उसका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होने वाला है वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे कि वो ऑसिलेट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तब जाके हम लोग फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मतलब मीन पोजीशन से वो जितना ज़्यादा डिस्प्लेस होगा उसका ऊपर जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो भी उतना ज़्यादा होगा और अपोजिट सेंस में होगा। मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में, अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में तो एक्सेलरेशन राइट साइड में। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट, मीन पोजीशन, जिसे हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं। एक मीन पोजीशन होता है जिसके रेस्पेक्ट में ऑसिलेशन होता है। तो हम लोग जिधर भी डिस्प्लेस कर लिए उसके ठीक ऑपोजिट में क्या होगा, एक्सेलरेशन काम करेगा। यानी इसको हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि अगर a प्रोपोर्शनल टू -x है सो फोर्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू -x होगा। क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं, एक मास देके मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। सो फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल हो और अपोजिट साइन में हो तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि सिस्टम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस। सो लेट अस चेक दैट। हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो मोशन हो रहा है वो हम लोग मिनिमम जो पोजीशन है इसका, मीन पोजीशन, उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। मतलब इसका जो ऑसिलेशन हो रहा है ऐसा हो रहा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि किसी दूसरा टाइम में ये बॉब यहाँ पे है, ये थीटा एंगल है, ठीक है, ये हाल फिलहाल यहाँ पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो सिस्टम है ये क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। मतलब कुछ एक फोर्स है, इलास्टिक फोर्स है, जिसे हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जो इसको मीन पोजीशन में वापस ला रहा है इधर, ठीक है। और एक इनर्शिया की वजह से वो इधर जा रहा है, फिर चला आ रहा है। तो यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है जिसे हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि रेस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू कितना होता है। व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स? द फोर्स रेस्पॉन्सिबल टू रेस्टोर द सिस्टम आफ्टर द डिफॉर्मेशन। इसको डिफॉर्म करने के बाद जो फोर्स उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो इसके में अंदर क्या क्या फोर्स लगता है, इसके अंदर अगर यहाँ पे देखा जाए तो दो फोर्स है। इस बॉब के ऊपर एक फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स। बॉब और रस्सी, स्ट्रिंग एक दूसरे को खींच रहा है टेंशन से, टी टेंशन से मान लेते हैं। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, ग्रेविटी, m/g। इसका मास अगर स्मॉल m है तो m/g फोर्स लगेगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एनालाइज करना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं। हम लोग इसको एक डायरेक्शन ले लेते हैं और इसको एक डायरेक्शन ले लेते हैं। ये एक एक्सिस और ये एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे ले सकते हैं। हम लोग किधर फोर्स चाहते हैं, हम लोग इधर फोर्स चाहते हैं कि इधर कितना फोर्स है। तो पहला काम है कि ये जो mg है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये थीटा है तो ये इधर एक कंपोनेंट रहेगा जिसे हम लोग बोलेंगे mg cos थीटा, जैसे कि वेक्टर में डिवाइड कर देते हैं कंपोनेंट। और इधर एक कंपोनेंट रहेगा टेंजेंट टू द कर्व, इसमें क्या होगा, mg sin थीटा। तो हम लोग देख रहे हैं कि mg को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब देखें हमारे पास टोटल तीन फोर्स है, टेंशन, mg cos थीटा और mg sin थीटा। आउट ऑफ दिस थ्री फोर्स, टू फोर्स आर कैंसिल ईच अदर, क्योंकि इसका मोशन इधर इधर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऊपर नीचे ऐसे तो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। मतलब इस ए फोर्स और ये फोर्स तो बराबर है, दोनों कैंसिल आउट हो गया, उधर कोई फोर्स नहीं है। जो भी फोर्स है नेट फोर्स इधर है, इधर इसका ऑपोजिट में कोई फोर्स नहीं है। मतलब ये फोर्स
इसको, इस बॉब को वापस इधर लाएगा मीन पोजीशंस में। यही फोर्स तो हम लोगों को चाहिए कि रेस्टोरिंग फोर्स कितना है, और देखेंगे कि वो एक्स के साथ प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो हम लोगों को पता चलेगा कि एसएचएम हो रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स का वैल्यू लिखते हैं कितना, mg साइन थीटा। यहाँ पे एक माइनस साइन देंगे। क्यों माइनस साइन देंगे? क्योंकि फोर्स इज ऑपोजिट टू द थीटा। अगर थीटा ये इधर थीटा बढ़ रहा है तो फोर्स इधर है, जिधर थीटा है उसका ऑपोजिट सेंस में फोर्स लग रहा है, इसलिए माइनस साइन। ओके, अब यहाँ पे देखते कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा का अगर हम लोग सीरीज एक्सपेंशन करते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स में देखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो इसका वैल्यू होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। ऐसा एक सीरीज बनता है साइन थीटा का। साइन थीटा जो होता है, थीटा का जगह कुछ भी हो सकता है, तो एक सीरीज बनता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस थीटा टू द पावर 5 बाई 5, ऐसा बनता है। अगर हम लोग स्पेशल केस थीटा का वैल्यू बहुत ही छोटा ले, 4 डिग्री से भी छोटा, मतलब ये जो थीटा है, मतलब ऑसिलेशन जो हो रहा है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसा जल्दी ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है मीन पोजीशन से। सो इन दैट केस थीटा का वैल्यू स्मॉल है, मतलब हम लोग इस टर्म्स को निगलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही स्मॉल टर्म के ऊपर अगर पावर चढ़ाते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, तो इसको हम लोग करेंगे निगलेक्ट। बचेगा क्या, थीटा। सो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऑलमोस्ट थीटा के बराबर होगा। इन दैट केस हम लोग इसके जगह में क्या लगा सकते हैं, mg इंटू थीटा डाल सकते हैं। ओके, अब थीटा की जगह क्या डालेंगे, क्योंकि थीटा इज स्मॉल, सो थीटा स्मॉल होने से क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1, एंड टेन थीटा बराबर क्या होता है थीटा। इसका मतलब थीटा जब स्मॉल होता है तो इन 3 केस में हम लोग देख सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू भी थीटा, टेन थीटा का वैल्यू भी थीटा। इसका मतलब थीटा की जगह साइन थीटा डाल सकते हो, साइन थीटा की जगह टेन थीटा भी डालने से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग टेन थीटा भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एज थीटा इज स्मॉल नियर इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, और टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। सो परपेंडिकुलर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, सो परपेंडिकुलर कितना होगा माइनस mg x बाई एल। इसको हम लोग x मानते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको मानते हैं x, मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट हुआ, और l ये परपेंडिकुलर ये बेस, ऐसा ट्राइंगल है ना, ऐसा ये थीटा। सो ये परपेंडिकुलर ये है बेस, सो परपेंडिकुलर x, और ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये भी है, ये भी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना l, सो x बाई एल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू माइनस x है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिस्टम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहे हैं, मतलब ये जो बॉब इधर उधर ऑसिलेट हो रहा है उसका मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो इट इज ए एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, प्रूव हो गया। एफ मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू माइनस x, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जब थीटा छोटा होगा तभी जाके हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर पाएंगे, तब जाके ये रिलेशन आ रहा है। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशंस हम लोग अगर ज़्यादा ऑसिलेशन करेंगे ऐसे ऐसे करके, तो उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोल सकते। इन दैट केस हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन भी नहीं कर सकते और वहाँ पे x भी नहीं आएगा। सो द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक ऑन द कंडीशन दैट द थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो ज़्यादा हम लोग उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके ऐसे ऐसे करेंगे तो ही जाके हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डिस्प्लेस देंगे तो उसके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव हो गया। अब बारी है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स मिल गया है इतना, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ से फोर्स से एक्सेलरेशन निकलना बहुत ही आसान है। ए इज इक्वल्स टू माइनस जी एक्स बाई एल। क्यों, क्योंकि एम कट जाएगा, एफ बाई एम कर देंगे, ए निकल गया। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये क्या है, ये एसएचएम का इक्वेशन है। एक एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हम लोग देखे थे। अगर इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा रूट ओवर जी बाई एल, रूट ओवर जी बाई ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा आ जाएगा तो टी भी आ जाएगा, टी कुछ टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है,
ये सब हम लोग पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा 2π√L/g। फर्स्ट चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में हम लोग ये रिलेशन को बार बार यूज़ किए थे और कई जगह पे यूज़ किए थे, लेकिन वो कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। t इज इक्वल टू 2π√L/g और फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√g/L। सो फ्रीक्वेंसी भी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो 2 फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, एक इनर्शिया और एक इनर्शिया और एक इलास्टिसिटी। ये 2 फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मोशन कैसा होगा, उसको फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक एग्जांपल हुआ कि सिंपल पेंडुलम इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस अंडर द कंडीशन दैट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, एंड इन दैट केस द टाइम पीरियड इज 2π√L/g 1/2π। एक आने से बाकी सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम। उसके लिए उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ये है, लेकिन अलग अलग सिस्टम के लिए उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। इसके लिए √2/GL है, G/L है, उस अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होगा, तो वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग दूसरा सिस्टम को देख लेते हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम। मतलब एक स्प्रिंग है और उसके साथ एक मास अटैच हुआ है। तो हाल फिलहाल जो स्प्रिंग है वो नेचुरल पोजीशन में है। नेचुरल पोजीशन मतलब उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, ना तो हम लोग उसको एलोंगेशन किए और ना उसको कंप्रेस किए, नॉर्मल सिचुएशन में है। तो इस सिचुएशन में इसके अंदर कोई फोर्स नहीं रहेगा। इसको पता है, हम लोग स्प्रिंग को जब हम लोग थोड़ा सा बाहर के ओर खींचते हैं या फिर उसको कंप्रेस करते हैं तो उसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स आता है और पता भी है उसका वैल्यू क्या होते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये नेचुरल लेंथ में है, मतलब x ये मान लेते हैं कि x = 0 है, x एक्सिस में 0 लेंथ में है, 0 जगह पे है। हम लोग उसको फोर्स लगा के थोड़ा सा क्या किए, डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस किया, मान लेते हैं x अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस कर दिया। पहले ये था, अब ये हो गया, तो थोड़ा सा स्प्रिंग बढ़ गया। तो हम लोग को पता है कि जब स्प्रिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है तो स्प्रिंग को वापस दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए एक रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, और वो फोर्स क्या करेगा, इस मास को अपनी ओर खींचेगा। कितना फोर्स से खींचेगा, हम लोगों को पता है, एक फोर्स खींचेगा रेस्टोरिंग फोर्स, और उसका वैल्यू क्या होता है, हम लोगों को पता है, उसका वैल्यू होता है F = -kx। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि F = -kx होता है। इस k को हम लोग फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, और x मतलब एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशंस, ठीक है, और F मतलब रेस्टोरिंग फोर्स। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये है, तो यहाँ से और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से पता चलता है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ये प्रोपोर्शनल टू -x है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर करता है तो इसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कितना होगा वो भी हम लोग 1 by 1 निकालेंगे। तो फोर्स अगर निकल गया तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स पर नेट मास। सो ये क्या हो जाएगा, -k/m × x, ये रिलेशन है। और ये इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, और जो आइडियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो ये है। सो इन दोनों इक्वेशन का अगर कंपैरिजन करता है, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस विद आइडियल इक्वेशंस ऑफ SHM, तो यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। तो ओमेगा निकल गया तो यहाँ से टाइम पीरियड भी निकल जाएगा, t इज इक्वल टू 2π/ω, सो 2π√m/k। और फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, सो 1/2π√m/k, ये भी हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे भी देखें कि जो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है तो उसको अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो वो ऑसिलेट होता रहता है। कैसे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकेंगे, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता रहता है। और जो ऑसिलेट होता है उसका टाइम पीरियड ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग और एक स्प्रिंग मास सिस्टम को देख लेते हैं, जहाँ पे क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम ही रहेगा लेकिन वो हॉरिजॉन्टली नहीं रहेगा, वर्टिकल रहेगा। तो मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, ठीक है, इसमें स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, मतलब इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। हाल फिलहाल स्प्रिंग मासलेस है, स्प्रिंग में कोई मास नहीं है। अब हम लोग इसमें अगर मास एक डालते हैं, यहाँ पे हैंग करते हैं मास को, हॉरिजॉन्टल केस में क्या था, वहाँ पे मास लगा होने से भी नेचुरल रह सकता है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है। लेकिन वर्टिकल केस में अगर हम लोग थोड़ा सा मास लगा देते हैं उसी टाइम में वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये भी कुछ ग्रेविटी के लिए फोर्स लगाएगा इसके ऊपर।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, ये थोड़ा सा डाउन होकर थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, यहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे चला आके वो बैलेंस हो जाएगा। इसके अंदर एक फोर्स लग रहा है इधर m/g, और मास को ये ऊपर खींच रहा है क्योंकि ये मास इसको एलोंगेट कर दिया, तो उसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते d है, d इज द डिस्प्लेसमेंट, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ऊपर, कितना, k/d, फोर्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और ये दोनों बराबर हो जाएगा कुछ देर बाद और वो रुक जाएगा। पहले ऐसा था, थोड़ा सा एलोंगेट होकर ऐसे रुक जाएगा। तो कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, mg इज इक्वल टू k/d, और यहाँ से हम लोग k भी निकाल सकते हैं आसानी से, mg/d। सो वर्टिकल स्प्रिंग के लिए k हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए k नहीं निकाल सकते। अगर मान लेते हैं हम लोग का k फोर्स कांस्टेंट वो पता नहीं है, तो वर्टिकल स्प्रिंग के लिए हम लोग फोर्स कांस्टेंट को आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लेंगे और मास जितना है वो हम लगा देंगे तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, अब फर्दर इसको हम नीचे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो ऑसिलेट करता रहेगा। इसका जो वैल्यू है एक kd, ऊपर में जो फोर्स लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, वो किसके साथ रिलेटेड है, x के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। हाल फिलहाल d डिस्टेंस तक आते आते उसमें उतना फोर्स आ गया, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसमें फोर्स भी बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ये 10 हो गया और वेट इसका 10 है, तो दोनों बैलेंस हो गया। अब जब हम लोग इसको फर्दर नीचे करेंगे, मतलब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है, ये तो नहीं बदल सकता, ये तो ग्रेविटी है, एक पर्टिकुलर मास के लिए सेम है, लेकिन नीचे खींचने के लिए क्योंकि x बढ़ रहा है तो ये बढ़ता रहेगा, ये हो जाएगा 12 कुछ देर बाद जब नीचे कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ तक आया, ये भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है। तो इस केस से, और अगर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा इलोंगेट करेंगे तो इधर फोर्स ज़्यादा हो जाएगा 12 और इधर 10, सो नेट फोर्स ऊपर लगेगा, मतलब ये ऊपर की ओर ऑसिलेट करता रहेगा ऐसे ऐसे, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर वहाँ पे जाके वो रुकेगा नहीं क्योंकि उसमें क्या है, मोशन आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर ऐसे ऑसिलेट होता रहेगा। तो ये भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है बेसिकली। तो उसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली है कि नहीं। तो जब हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर देंगे और फर्दर डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, मतलब इसको क्या कर देंगे, ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा स्प्रिंग, तो इसमें कितना कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे और एक डिस्टेंस हम लोग बढ़ा दिए इक्विलिब्रियम से, तो यहाँ पे टोटल कितना फोर्स लगेगा, k मल्टीप्लाइड बाई d प्लस एक्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मीन पोजीशन से d प्लस एक्स, d तो पहले ही था, बैलेंस हो गया था, उसके बाद फर्दर x दे रहे, और नीचे कितना लग रहा है, नीचे m/g। सो इसका नेट फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे ऊपर लग रहा है k d प्लस एक्स ऊपर, और नीचे लग रहा है m/g। तो नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, k d प्लस एक्स माइनस mg। सो k इंटू k की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, k का वैल्यू हम लोग को पता है mg/d, सो mg/d इंटू d प्लस एक्स माइनस mg। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में mg प्लस mgx/d आएगा और mg कट जाएगा, तो हो जाएगा आंसर mgd/x। ये होगा रेस्टोरिंग फोर्स, सॉरी यहाँ पे x होगा और नीचे होगा d, ये होगा रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू जो कि ऊपर लगेगा। अब हम लोग वेक्टर वाइज में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो वैल्यू निकला, क्या लिखेंगे, माइनस mg/d इंटू एक्स। क्यों माइनस साइन हम लोग दे दिया, क्योंकि x नीचे जा रहा है तो रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर, नेट ओवर रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर आ रहा है, इसीलिए दोनों अपोजिट सेंस में, इसीलिए हम लोग माइनस दे दिया। ये हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, नेट फोर्स कितना है, ऊपर की ओर है, कितना है, ऊपर माइनस नीचे। लेकिन अगर हम लोग सेंस में देखें, उसका साइन देखें, तो क्या होगा, x और f अपोजिट साइन में है, ये हो गया f। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं कि f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, सो इट इज़ ए SHM, प्रूव हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाकी का चीज़ निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये तो सेम होगा, माइनस m/d इंटू एक्स, ऐसा होगा, कुछ गलती हो गया शायद, mgx/d ये होगा, ठीक, mgx/d ये होगा। हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे k का वैल्यू डालेंगे हम लोग,
तो डी का वैल्यू डालेंगे, डी एम जी बाई के होगा, एम जी बाई के, सॉरी यहाँ पे डी का वैल्यू डालेंगे, डी इज इक्वल्स टू एम जी बाई के। सो डी इक्वल्स टू एम जी बाई, इसको हम लोग के ही रखेंगे, इसमें कुछ नहीं चेंज करेंगे, डी के जगह डालेंगे एम जी बाई के। सो एम जी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम जी के एक्स आ जाएगा, के एक्स आ जाएगा, ओके यहाँ पे आ जाएगा के एक्स। बेसिकली एम जी बाई डी वो तो के है, के एक्स सेम है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बाई एम इंटू एक्स, ये निकल गया। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसके साथ हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा निकल जाएगा, सेम निकलेगा के बाई एम, और टाइम पीरियड निकलेगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और फ्रीक्वेंसी निकलेगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट के बाई एम। ओके, सो हम लोग देख रहे हैं कि पिछले केस में मतलब हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग में और वर्टिकल स्प्रिंग में दोनों ही केस में फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ये सब कुछ नहीं चेंज हो रहा है, सब सेम है, लेकिन उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो गया। मतलब पहले क्या होता था, इसके रेस्पेक्ट में ऑसिलेट करता था पहले केस में, लेकिन यहाँ पे कुछ नीचे आ जाएगा, फिर एक बैलेंस पोजीशन में आ जाएगा वेट डालने के बाद। उसके बाद अगर हम लोग फर्दर डिक्रीज करते हैं, मतलब चेंज करते हैं पोजीशन, तो एक ऑसिलेशन होगा। ये डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, बाकी का सब चीज़ सेम है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल लिए और कई सारा एग्जाम्पल को हम लोग देख सकते हैं, वो सारा एग्जाम्पल में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है।